तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से सब लोग देखेंगे। हमने बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, और उसके बाद से अब ये टॉपिक आया है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप के होते हैं, कितने तरह के होते हैं केमिकल रिएक्शन। तो एक्चुअल में 5 तरह के होते हैं केमिकल रिएक्शन। कौन कौन? तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर से हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर अगला है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर ना? तो 5 तरह के हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, जिसमें से हम पहले वाले को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो पहला हमारे पास केमिकल इक्वेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ये होता क्या है? तो इसके नाम में ही मालूम चल रहा है ये अपनी प्रॉपर्टी जो है, या किस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ये अपने नाम से बता दे रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे कंबाइन से ये बना हुआ है। तो कंबाइन का मतलब क्या होता है, या अगर हम बोल रहे हैं कंबाइन करना, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को ऐड करने से है, या किसी भी चीज़ को जोड़ने से मतलब है यहाँ पे। ठीक ना? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, या कंबाइन का मतलब जोड़ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपस में जुड़ेंगी। ठीक ना? अब सुनना, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ करके किसी नए सब्सटेंस को बनाते हैं, तो बोलते हैं उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ करके किसी नए सब्सटेंस को बनाए, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं कि तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, फिर तुम्हारा कोई और दोस्त है, तुम सब अगर इकट्ठे हो करके क्या कर गए, एक नया ग्रुप बना दिए। जैसे मान लो कॉलेज में तुम सब हो पहले से, लेकिन तुम एक दूसरे को जान नहीं रहे थे, सब एक दूसरे से अलग अलग थे, अकेले अकेले घूम रहे थे, लेकिन तुम थे और तुम्हारे जैसे 5 लड़के मिल करके एक ग्रुप बना दें, और उसका नाम रख दें ग्रुप ए। क्लास का पढ़ने में टॉपर ग्रुप, ग्रुप ए बोल दिया जाए। तो तुमने क्या किया, उस स्कूल में एक नया ग्रुप क्रिएट कर दिया। कैसे? तो 5 लोग मिल करके। वो पांचों लोग पहले अलग अलग थे, अकेले थे, लेकिन उन्होंने पांचों ने मिल करके एक नया ग्रुप क्रिएट कर दिया। तो क्या बोला जाएगा कि अब वो उस कॉलेज का एक नया ग्रुप है। ठीक ना? तो उसी तरह से यहाँ भी है। तो चलो इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक दो। तो एग्जाम्पल में सब लोग को मालूम होगा, हम लोग ऑलरेडी पहले इसका एग्जाम्पल कर चुके हैं। जैसे कि मैग्नीशियम वाला एग्जाम्पल हमने बताया था। मैग्नीशियम वाले में कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, या मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था तो मैग्नीशियम क्या बना रहा था? तो बना रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक ना? देखो, पहले ये अलग था, ये भी अलग था। मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में था, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में था। लेकिन हमने क्या किया, मैग्नीशियम को थोड़ा सा हीट दिया, तो क्या हुआ, जलना स्टार्ट हो गया इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो अब ये दोनों मिल करके किस में कन्वर्ट हो गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मतलब 2 लोगों ने मिल करके एक नए को बना दिया। कुछ बात समझ में आया? ये बिल्कुल ऐसे है कि कोई ए सब्सटेंस है, कोई बी सब्सटेंस है, ये दोनों आपस में मिलकर किसको बना दिए, तो एक नए चीज़ को बना दिए जिसको बोलते हैं ए बी। क्लियर ना? तो यहाँ भी वही हुआ है, एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है, दोनों आपस में मिलकर किसको बना दिए, ए बी को। क्लियर ना? तो नोट कर लो। अब चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। इसका एक और हमने एग्जांपल ऑलरेडी कर लिया है पहले ही। जैसे बताया होगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसका क्या नाम है? तो इसका कॉमन नेम था क्विक लाइम।
ठीक ना, हमने बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO ये जब रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। हमने बताया था क्विक लाइम को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये क्या बना देता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, CaOH का होल ट्वाइस। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम, ठीक ना। ये दोनों इसके कॉमन नेम है। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या नाम है, तो स्लैक्ड लाइम। ये पहले ही हम लोग एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड पहले अकेले था, वाटर भी कहीं अकेले ही होगा, लेकिन इन दोनों ने मिल करके एक नई चीज़ बना दी जिसको हमने क्या बोला, स्लैक्ड लाइम। और यहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। तो ये चीज़ हमने बताया था कि जब हम चूने को वाटर में डालते हैं तो वहाँ पे एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक ना। तो ये हमने पहले ही बता रखा है कि एंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। एक्जोथर्मिक प्रोसेस मीन्स जहाँ पे हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब जहाँ पे हीट हमें देनी पड़ती है रिएक्शन को कराने के लिए। जब हमें हीट देनी पड़े तो वो क्या होगा, एंडोथर्मिक। और अगर प्रोसेस होने के बाद खुद ही हीट प्रोवाइड करे, वो खुद हीट रिलीज करे, तो इसका मतलब वो एक्जोथर्मिक है। तो यहाँ से सिलेक्ट लाइम बनता है और बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट निकलता है। क्लियर ना। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस सिलेक्ट लाइम के ऊपर। ये जो सिलेक्ट लाइम है इसको हम यूज करते हैं वॉल की पेंटिंग करने में। देखा होगा तो चूने की पेंटिंग कर देते हैं दीवार से, दीवार पे चूने की पेंटिंग कर देते हैं। तो एक्चुअल में जो चूना होता है उसको हम वाटर में डालते हैं और वाटर में ऐड करके हम सिलेक्ट लाइम बनाते हैं और इसी सिलेक्ट लाइम से हम दीवार की पुताई कर देते हैं, ठीक ना। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, वॉल पेंटिंग में, ठीक ना। दीवार की पेंटिंग में बहुत अच्छा काम नहीं करता है, बट ये है कि हाँ जो बेकार से दीवार दिख रही थी उसे वाइट वाइट कर देता है, ठीक ना। और यहाँ देखना, ये जो चूना हम इसको जो हम इसका वॉल पेंटिंग कर देते हैं तो ये तुरंत अपना इफेक्ट नहीं दिखाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही हम दीवार पे ऐसे लगा देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, तो उसके 2 दिन बाद ये अपना नेचर दिखाता है। कैसे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो हवा में CO2 प्रेजेंट है, इसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाता है किसी नए सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट में। और कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है दीवार के ऊपर। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है जिससे दीवार और अच्छी दिखती है। तो जब हम तुरंत पुताई करते हैं तो उतनी अच्छी शाइनिंग नहीं आती है, लेकिन 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हम देखें तो उसकी शाइनिंग बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि ये धीरे 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 एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है और कन्वर्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक ना। तो चलो अभी रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये किससे रिएक्ट करता है, तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट CO2 के साथ। नीचे लिखा दिखा देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन्वायरमेंट में प्रेजेंट CO2 के साथ रिएक्ट करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड वाटर में। तो ये वाटर तो जब धूप पड़ती है तो ये इवेपोरेट हो जाता है, बट ये उस दीवार के ऊपर एक लेयर बना देता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। और ये कहाँ से आता है, तो ये एटमॉस्फेयर से आता है, एटमॉस्फेरिक एयर से ये CO2 आता है जिसके साथ ये रिएक्ट करता है। और ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होती है, मतलब कि 2-3 दिन लग जाते हैं इस कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनने में। और ये बहुत ज़्यादा शाइन करता है, ठीक ना, जिसकी वजह से जो दीवार होती है वो और अच्छी दिखने लगती है। तो नोट कर लें सब लोग। तो और भी एग्जांपल हम लोग देखा जाए, हटाएं से। वाटर का बनना, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल है। जैसे देखो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया जिसमें क्या भरा था, हाइड्रोजन, एक कंटेनर था जिसमें था ऑक्सीजन। इन दोनों को आपस में मिला दिया, अरे दोनों क्लोज कंटेनर थे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो जब इन दोनों को मिला देते हैं, हाइड्रोजन को
एंड ऑक्सीजन को। तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अभी तो ये दोनों गैस फॉर्म में थे, यहाँ पे ये गैस फॉर्म में था, ये भी यहाँ पे गैस फॉर्म में था, बट जैसे इन दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद ये कुछ देर बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो हमें आइडिया नहीं लगता है कि अभी तो हमने गैस भरा था, ये कैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मतलब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया होगा, ये दोनों आपस में मिल करके किसी नई चीज़ को बना दिए, और वो क्या है, तो H2O मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके किसको बना दिए, H2O को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो H2O बन गया। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और भी हम लोग देखेंगे। जैसे अभी हमने एक चीज़ बताई थी अमोनिया वाली, अमोनिया वाला बताया था ना कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिल करके क्या बना देता है, तो अमोनिया बनाता है। ये भी एक कॉम्बिनेशन वाली रिएक्शन है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलकर नई चीज़ को बना दिए, मतलब दो लोग आपस में मिल करके किसी तीसरे को बना रहे हैं, किसी नए को बना रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है जो कि पहले बताया जा चुका है कि जब हम कोल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, मीन्स कोल मीन्स कार्बन को जब हम जलाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CO2 में। तो देखा, कोल मीन्स कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो गया, CO2 में। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो नोट कर लें सब लोग इतना एग्जाम्पल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें हम लोग। कह रहा है कि अगला एग्जाम्पल में हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, तो ये बनाता है हाइड्रोजन गैस रिएक्ट टू क्लोरीन गैस फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना देता है। ठीक ना, तो हाइड्रोजन रिएक्ट किया किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या हो गया, Cl2। तो ये आपस में मिल करके किसको बनाते हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को। तो ये है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। देख रहे हो, दो चीज़ें आपस में मिल करके किसी नई चीज़ को बना दिए। तो सिंपल से ऐसी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहाँ पे दो चीज़ें आपस में मिल करके या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिल करके किसी नए सब्सटेंस को बनाते हों। ठीक ना, तो सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक ना, इतना काफ़ी है, और भी सारे एग्जाम्पल हैं तो देख लेना तुम लोग। ठीक है, तो अगले हम लोग अपने हेडिंग पे आएंगे, इतना नोट कर लो फिर। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ। बट उससे बात करने से पहले एक बात और, कि जितने भी हमने एग्जाम्पल किया है उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो कि फुल्ली बैलेंस फॉर्म में होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जो बैलेंस फॉर्म में ना हो। तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सही है। बस क्या है, बैलेंस फॉर्म में नहीं होगा तो आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। ठीक ना, बैलेंसिंग का तरीका बता दिया गया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा कहीं बैलेंस है कि नहीं। अगर नहीं बैलेंस है तो आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक ना, सारे एग्जाम्पल सही हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहला था कॉम्बिनेशन, अब दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये क्या है, तो ये भी नाम से ही मालूम चल जा रहा है कि कौन सी रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। देखो नाम देखो, डीकम्पोज से बना है ये डीकम्पोजिशन। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है,
टूटना, ठीक ना। डिकम्पोज का मतलब टूट गया, ब्रेक हो गया। तो डिकम्पोज का मतलब सिंपल सा है ब्रेक से या ब्रेकिंग से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई सब्सटेंस टूटेगा तभी रिएक्शन होनी है। सिंपल सी बात है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब किसी सब्सटेंस के टूटने से रिएक्शन हो रहा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बोला जाएगा द रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक सब्सटेंस जो कि टूटता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, या ऐसे बोल सकते हैं एक सब्सटेंस जो कि टूट जाता है टू या आर मोर देन टू सिंपल सब्सटेंसेस में, तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं कि कोई सब्सटेंस है ए बी और ये टूटा किसमें, दो सिंपल सब्सटेंसेस में ए एंड बी में, तो ये क्या है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक सब्सटेंस टूटा सिंपल सब्सटेंसेस ए एंड बी में, ठीक ना। तो बिल्कुल यही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें किसी सब्सटेंस की ब्रेकिंग हो किसी सिंपल सब्सटेंसेस में, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस हैं तो भी हम बोल सकते हैं उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि कोई चीज़ है, जैसे मान लो कि इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लेकर आओ तुम, और तुम चाहते हो कि इस बड़े से लकड़ी के टुकड़े को हम तोड़ दें, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दें, तो क्या करना होगा, उठा लो कुल्हाड़ी इतना बड़ा सा और कटना शुरू कर दो। तो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि तुम आधे घंटे मेहनत करो तो बाद में मालूम चलेगा कि तुमने उस बड़े से लकड़ी को इतने छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, अब ऐसे तुम्हारे देखने से तो टुकड़े 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 तो हो नहीं जाएगा। कुल मिला के जिस तरह की एनर्जी चाहिए उस हिसाब से हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, ठीक ना। तो यहाँ भी अगर कोई सब्सटेंस टूट रहा है सिंपल सब्सटेंसेस में तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब हम एनर्जी देंगे तभी ये डिकम्पोज होगा, ठीक ना। तो हो सकता है वो एनर्जी ज़्यादा भी हो सकता है वो एनर्जी कम भी हो, ये डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस कैसा है, ठीक ना। तो जो एनर्जी हम देते हैं वो किस फॉर्म में होगा, तो तीन फॉर्म का यूज करते हैं मोस्टली हम किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए। हम हीट वाली एनर्जी का यूज करते हैं, या लाइट को यूज कर सकते हैं सनलाइट, या इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये तीन तरह की एनर्जी का हम लोग यूज कर सकते हैं, हीट का, लाइट का या इलेक्ट्रिसिटी का। इन्हीं तीनों एनर्जी का यूज करके हम किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक ना। अब हम बात करेंगे कि अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा रहे हैं हीट की एनर्जी को लेकर के, मतलब कोई ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हम हीट की एनर्जी का यूज कर रहे हैं, तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोला, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हो रही है बाय द हेल्प ऑफ हीट, मतलब वहाँ पे जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अगर हम उसे हीट दे करके फुलफिल कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम हीट दे करके किसी सब्सटेंस की ब्रेकिंग करा रहे हैं जिससे कि वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक ना। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो एक एक करके हम लोग देखें सारे एग्जांपल्स को। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम लोग इसके पहले जो एग्जांपल लिए थे उसी का ले सकते हैं। कौन सा एग्जांपल, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक ना। जब हम इसको गर्म करते हैं, ये जो साइन लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं कि ये हीट का सिंबल है, ठीक ना। तो जब हम हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को तो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में। इस कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोलते हैं, दो बार आ चुका है, ये तीसरी बार आया है, तो इसको बोलते हैं क्विक लाइम, मतलब कि क्विक लाइम
एंड CO2 में टूट जाता है। देखा, तो एक सब्सटेंस टूट गया दो सिंपल सब्सटेंसेस में बाय द हेल्प ऑफ हीट, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको नोट कर लें सब लोग फटाफट। जैसे हमारे पास अगला एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट। ये क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, जब हम हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हीट देते हैं, तो ये टूट जाता है फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में, मतलब Fe2O3, SO2 एंड SO3 में। फेरस सल्फेट टूटा किसमें? फेरिक ऑक्साइड में, और किसमें? सल्फर डाई ऑक्साइड में, और किसमें? तो इसको बोलते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो नोट कर लें सब लोग ये भी एग्जाम्पल थोड़ा सा देखेंगे। फेरस सल्फेट जो होता है जनरली ग्रीन कलर का होता है, ठीक ना। जब हम इसको गर्म करते हैं तो टूटता है और ब्राउन कलर के सब्सटेंस में चेंज होता है। और ब्राउन कलर आता कहाँ से है? तो ये आता है फेरिक ऑक्साइड का कलर होता है। जो फेरिक ऑक्साइड होता है इसका कलर होता है ब्राउन, तो ग्रीन से ये ब्राउन कलर में चेंज होता है। और इसकी सल्फर के जलने की स्मेल आती है। जब ये रिएक्शन होती है तो सल्फर के बर्निंग की स्मेल आती है। तो जब सल्फर को हम जलाते हैं, तो जब भी हम सल्फर को जलाएंगे तो ये कन्वर्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस में। मतलब कि जब भी सल्फर जलता है तो एक्चुअल में जो स्मेल आती है वो सल्फर डाइऑक्साइड की आती है। और यहाँ पे जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो यहाँ भी सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। इसका मतलब यहाँ भी स्मेल आएगी। तो जब ये रिएक्शन होता है तो ऐसा फील होता है जैसे सल्फर जल रहा है, ठीक ना। तो बर्निंग ऑफ सल्फर की स्मेल आती है जब ये रिएक्शन होता है तो। और कलर चेंज होता है ग्रीन से किस कलर में? ब्राउन में। तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगले एग्जाम्पल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या है? लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है लेड मोनोऑक्साइड में। और लेड मोनोऑक्साइड क्या होता है? PbO, इसको बोलते हैं लेड मोनोऑक्साइड, ठीक है। और किसमें टूटता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में, O2 में, ठीक है। इसको अगर हम बैलेंस करें तो इस तरह से लिखा जाएगा बैलेंस फॉर्म में, ठीक है। तो नोट कर लें सब लोग ये भी। तो क्या बोला गया? लेड नाइट्रेट को हमने गर्म किया तो टूटा किसमें? ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में, ठीक ना। तो यहाँ भी एक सब्सटेंस जो कि गर्म करने पे टूट गया दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, तो ये भी क्या है? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर है? तो नोट कर लें। ठीक है, अगला एग्जांपल है हमारा सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। मीन्स सिल्वर क्लोराइड क्या है? तो AgCl, ये है सिल्वर क्लोराइड। ये जनरली क्या होता है? वाइट कलर का होता है। बट जैसे ही हम इसको सनलाइट में रखते हैं, क्या रखते हैं? सनलाइट में, तो ये ग्रे कलर में चेंज होता है। ग्रे कलर में क्यों चेंज होता है? क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है Ag+Cl में। अगर हम इसके दो मॉलिक्यूल ले लें तो 2Ag एंड Cl2 गैस, तो इसका कलर होता है ग्रे, ठीक ना। तो क्या हुआ? जब भी हम सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं? सनलाइट में रखते हैं तो जनरली ये वाइट कलर का होता है। लेकिन जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ती है तो सिल्वर क्लोराइड ब्रेक होता है और ब्रेक होकर कन्वर्ट होता है सिल्वर मेटल में, जो कि ग्रे कलर का अपना कलर कंटेन करता है एंड क्लोरीन गैस बन जाती है,
ठीक ना। तो इस तरह से सिल्वर क्लोराइड वाइट से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रे में। तो यहाँ भी देखो एक सब्सटेंस ब्रेक हुआ और दो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हुआ, मतलब ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नोट कर लें इससे भी। ठीक है, तो अभी तक जितने हमने एग्जांपल देखे उसमें सब में क्या था, एक सब्सटेंस ब्रेक हो रहा था दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, एक सब्सटेंस ब्रेक हो रहा था दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में। और उसके ब्रेक होने का रीजन क्या था, तो एनर्जी देना। एनर्जी किस तरह की होगी, तो तीन तरह की एनर्जी हम यूज कर सकते हैं, जनरली हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया है। सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का होता है, जब हम इसे सनलाइट में रखते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है एंड सिल्वर बना में टूट जाता है एंड क्लोरीन में। जनरली सिल्वर का जो कलर होता है ग्रेइश वाइट कलर होता है, हम उसको ग्रे भी बोल देते हैं, ग्रेइश वाइट कलर होता है, ठीक ना। तो ये सारे एग्जांपल भी हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। आगे के जो रिएक्शंस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट इतना करने से पहले सब लोग एक बार ठीक से इनके डेफिनेशंस को देख लेंगे कि किसको कब बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कब कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और एग्जांपल्स को एक बार देख लेंगे सब लोग, ठीक ना। तो बस आज इतना ही, थैंक यू।